आज का टॉपिक है विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 5 जगत वर्गीकरण। विटकर का पूरा नाम रॉबर्ट हारिंग विटकर था। यह एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट थे। हमारी धरती पर लगभग 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं और अगर हम इनका वर्गीकरण ना करें तो इन्हें पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। विटकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन मूल लक्षणों के आधार पर की गई, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पहला पॉइंट है कोशिका संरचना की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल स्ट्रक्चर। कोशिका सेल, कोशिका की संरचना कैसी है। कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि एक सेल के लिए मैनेजर जैसा होता है, यदि वही अविकसित है, यदि उस केंद्रक की ही झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो यह कोशिका प्रोकैरियोट कहलाती है। और यदि विकसित होता है तो यूकैरियोट। दूसरा जो पॉइंट था वो था उनका शारीरिक संगठन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है। सेल होता है, सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म बनता है। कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र से प्राणी बना। आप ऐसे समझिए कि 2 प्राणी हैं, एक में सिर्फ कोशिका है और दूसरे प्राणी में अंग तंत्र तक पहुंचा है। उसमें कोशिका भी है, कोशिका से बने उत्तक भी है, फिर अंग भी है, अंग तंत्र भी है। तो जो दूसरा प्राणी है जिसमें ये सब है वो ज़्यादा विकसित माना जाएगा बजाय कि जिसमें सिर्फ एक कोशिका है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहें, शारीरिक संगठन की जटिलता की बात करें, तो हम यहाँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की। तीसरा आधार जो इस वर्गीकरण में लिया गया वो था पोषण विधियाँ, न्यूट्रिटिव मेथड्स। पोषण की विधियाँ, किस तरह से जीव खाना खा रहा है, अपना पोषण ले रहा है। या तो वो स्वपोषी होगा, वो खुद अपना पोषण लेगा, स्वयं पोषी होगा, ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, या फिर वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, दूसरे से लेगा, उसको हीटोट्रॉफिक या परपोषी कहेंगे। इन 3 मूल लक्षणों के आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर ने बनाया। अब ये विटकर का 5 जगत वर्गीकरण क्या है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले विटकर ने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा। पहले प्रोकैरियोट्स, दूसरे यूकैरियोट्स। हमने अभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा। ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं और ये होते हैं प्रोकैरियोट। प्रो मीन्स प्रारंभिक, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे समझें। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आए उनको मोनेरा जगत में रखा गया। इसमें बैक्टीरिया आता है। यह एक मोनेरन का चित्र है। बैक्टीरिया, देखिए बीच में न्यूक्लियस नहीं है, पर ये डीएनए जो है इसके चारों तरफ अगर झिल्ली होती तो ये न्यूक्लियस बन जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती बाहर तो ये न्यूक्लियस बन जाता, परंतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है। ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं गोल्जी अपरेटस नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वहीं यदि आप एक यूकैरियोट का सेल देखते हैं तो उसमें वैक्यूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, आपको गोल्जी अपरेटस भी दिखेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी और एक प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई देगा। एक और जो मुख्य अंतर होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसके बाहर हिस्टोन कवरिंग नहीं होती है, पर यूकैरियोट के डीएनए के बाहर हिस्टोन कवरिंग होती है। अब हमें अपना पहला किंगडम मिल गया है मोनेरा। अब जो बचे यूकैरियोट्स,
उनको उसने पुनः दो भागों में बांटा। एक तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, जिनमें सिर्फ एक कोशिका है, सिर्फ एक सेल है, और दूसरा जो मल्टीसेलुलर हैं, जिनमें बहुत सी कोशिकाएं हैं। यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उनको कहा गया प्रोटिस्टा। इन सबको आपने देखा ही होगा क्लास 9th में, 10th में, इनकी फ़ोटोज़ देखी होंगी। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है क्लेमाइडोमोनास, नीचे वाला है पैरामीशियम, यहाँ है अमीबा, और ये है यूग्लिना। ये सारे प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। अब जब भी आप प्रोटिस्टा शब्द सुनेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट हैं प्रोटिस्टा। जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उनको विटकर ने फिर से दो भागों में डिवाइड किया। पहले जिनमें सेल वॉल है विद सेल वॉल, और दूसरा जिनमें सेल वॉल नहीं है विदाउट सेल वॉल। जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया किंगडम में रखा गया। एनिमेलिया एनिमल्स। एनिमेलिया में क्या क्या आता है? इसमें फ़िश भी आएगी, इसमें बर्ड्स भी आएंगी, इसमें वर्म्स भी आएंगे, इसमें इंसेक्ट्स भी आएंगे, इसमें मैमल्स भी आएंगे, इसमें रेप्टाइल्स भी आएंगे। मैमेलिया किंगडम हम प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब जिनमें सेल वॉल थी, जो यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर थे और उनमें सेल वॉल थी, उनको फिर से दो भागों में बांटा गया। पहले जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, दूसरे जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं उनको फंजाई कहा गया, और जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उनको प्लांटाई कहा गया। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाना मतलब ये लोग हीट्रोट्रॉफ्स हैं। ये न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं इसके बेस पे वर्गीकरण हुआ। फंजाई से आप पहले से अवगत हैं, कवक कहते हैं हम फंजाई को, और आपने बहुत से फंजाई देखे होंगे, चित्र भी देखे होंगे, और ज़्यादा हम अब पढ़ेंगे उनके बारे में अगले चैप्टर्स में। ये राइजोपस है, ये एस्परगिलस है, पेंसिलियम है, ये एगारिकस है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के, कवक के। और जो जिनमें सेल वॉल भी थी और वो फोटोसिंथेसिस भी कर पा रहे थे, उनको प्लांटाई में रखा गया। प्लांट किंगडम तो हमें मालूम ही है क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से आती है तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी किंगडम के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना। जैसे कि अगर मैं प्लांटाई की बात कहूँ तो आप कहेंगे वो यूकैरियोट्स जो मल्टीसेलुलर हैं, जिनमें सेल वॉल है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल आप उन्हीं पॉइंट्स को कोट करेंगे। फंजाई क्या है? फंजाई वो यूकैरियोट्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, उनमें सेल वॉल तो है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। एनिमल्स क्या हैं? वो यूकैरियोट्स जो मल्टीसेलुलर हैं पर विदाउट सेल वॉल हैं। प्रोटिस्टा क्या है? वो यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर हैं। क्लास 11 के आगे के चैप्टर्स में आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, इन सब को एक वेल डिस्क्राइब्ड मैनर में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ योर विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपका विटकर का 5 जगत का वर्गीकरण है जो उन्होंने 1969 में दिया था।